संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज फरवरी के 6 होइया में बस अब एक दिन बाँच के 27 फरवरी है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हों। लेकिन आज के समाचार में गए 2 दिन के समाचार घलो अउ सम्मिलित है, तो हमार अपन जो ये क्रम चलत है ओला हमन जीवंत राखे हैं। आप मन के सहयोग घलो मिलत है। आप मन सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के सहयोग से ही हमारे चैनल जो है सफल हो जात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सहयोग ला बनाए रखिए भाई। हिंदी में आता हूँ और समाचार मन ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार रायपुर से जुड़ा हुआ है। रायपुर में यानी कि जो स्मार्ट सिटी बनने की अभी एक राह पर चल पड़ा है। रायपुर में देश का पहली बार ऐसा हुआ कि स्मार्ट सिटी शहर में गोवंश प्रबंधन पर शोध हुआ। पहले इस शोध के मायने समझते हैं और फिर समझते हैं कि ये खबर एक्चुअल में क्या कह रही है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि रायपुर जो स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है, रायपुर और बिलासपुर हमारे यहाँ, तो उनमें रायपुर में एक बड़ी समस्या, रायपुर ही क्या छत्तीसगढ़ के हर जगह ये समस्या है कि सड़कों पर आवारा पशु बहुत सारे हैं। और इसमें गोवंशीय पशु जिनको कायदे से तो गौठानों में होना चाहिए या जो लोग पालते हैं उन्हें अपने घरों में रखना चाहिए, गौशालाओं में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो सड़कों पर दिख जाती हैं पॉलीथीन पन्नी खाती हुई, घूमती हुई, और इस कारण उनकी सेहत तो खराब होती है। और वो लोग जो अपने आप को गाय पालने वाला और गाय का सेवक बताते हैं, वो भी ऐसी स्थिति को देख करके कोई कदम नहीं उठाते। बहरहाल एक सर्वे किया गया और इसके कारण चूंकि रोड एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे थे, आवाजाही में परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम होते हैं, तो इसको देखते हुए एक सर्वे किया गया कि रायपुर में प्रति व्यक्ति के पीछे कितने गोवंशीय जीव हैं जो बाहर मौजूद हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, कितने लोग हैं हर व्यक्ति के पीछे, आप कितने गायों को देख पाते हैं। तो देखा गया कि 54% के पीछे एक गोवंशीय आपको सड़कों पर दिख जाती है। यानी सड़क पर अगर 54 व्यक्ति दिख रहे हैं तो एक गाय या एक बैल, एक बछड़ा, इस तरह से आपको सड़कों पर दिख जाती है। अब ये शोध इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके प्रबंधन पर आसानी होगी, औसत संख्या पता चलेगी, फिर उसके ऊपर अलग योजना बनाई जाएगी। हालांकि रोका छेका योजना बनाई जरूर गई थी, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए था, जब फसल लगाई जाती है उस समय के लिए था। तो अभी जो है इस योजना में थोड़ा और आगे स्टेप लेने की जरूरत महसूस हो रही है। आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो सड़कों पर ऐसे पशु दिखें तो सही नहीं भी होगा, इसलिए यह शोध किया गया। शोध करने वाले हैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. पति। तो हो सकता है इनका नाम पूछ लें, आपको इससे इतना सारा जानकारी बटोरना था। फिर हम बात करेंगे माघी पुन्नी मेला की। छत्तीसगढ़ में होने वाले मेलों का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं आप इसे, माघी पुन्नी मेला। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां नदियां प्रवाहित होती हैं, खास तौर पर महानदी और उसके तटवर्ती क्षेत्र, शिवनाथ नदी और उसके तटवर्ती क्षेत्रों में मेले का आयोजन एक सामान्य सी बात है। माघी पुन्नी मेले के अवसर पर इनमें कुछ मेलों को बहुत प्रमुखता हासिल है, बहुत सम्मान के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जहां जुटते हैं, उनमें एक स्थान होता है राजिम। तो राजिम का माघी पुन्नी मेला, जैसे पहले कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता था, आज से शुरू हो रहा है। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक यानी 15 दिनों तक ये आयोजन चलता है। राजिम गरियाबंद जिले में है और आप सब जानते हैं कि राजिम त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। यहाँ महानदी, पैरी और सोंढूर नदी आपस में मिलती है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है भूगोल का कि पैरी और सोंढूर पहले ही आपस में मिल चुकी होती है और बाद में पैरी और महानदी आकर के मिलती है, लेकिन इसे त्रिवेणी संगम ही कहा जाता है। बहरहाल इस जगह पर राजीव लोचन मंदिर है और कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे आपको पता भी होगा। राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर, उस मंदिर परिसर पर ही महाशिवरात्रि का बहुत विशाल मेला लगता है। पूर्व सरकार इसे वार्षिक कुंभ या अर्धवार्षिक कुंभ के रूप में मनाती आई, लेकिन नई सरकार ने इसे राजिम माघी पुन्नी मेला के रूप में मनाना शुरू किया है। तो ये 15 दिनों का जो पर्व है वो चलेगा ही। छत्तीसगढ़ में इस अवसर पर कुछ और मेले जो आज समाचार पत्रों में जगह बना पाए, मैं उनको आपको बता रहा हूँ। जैसे है महादेव घाट का मेला, जैसे हटकेश्वर नाथ मेला भी कहते हैं। महादेव घाट रायपुर में मौजूद है और खारून नदी के किनारे या खारून नदी पर बना हुआ एक तट है। उस तट पर हटकेश्वर नाथ मंदिर है और वहीं यह मेला आयोजित होता है। दूसरा शिवरी नारायण मेला, जहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र महानदी और शिवनाथ नदी जहां आपस में संगम कर रही होती है, ये वो जगह है। और इस जगह पर जांजगीर चांपा में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, ये भी 15 दिनों का होता है। इसके अलावा सरंगपाल संगम मेला। सरंगपाल संगम बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि यहाँ मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं, आप याद रखिएगा।
महानदी और दूध नदी का संगम हो रहा होता है, उस स्थान को कहते हैं, कांकेर में है। यहाँ भी एक बड़े मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा कर्णेश्वर मेला, जहाँ आज मुख्यमंत्री शामिल होने पहुंचे हुए हैं, कर्णेश्वर मेला सिहावा धमतरी महानदी के तट पर मौजूद है। इसके अलावा जालेश्वर धाम मेला भी आज ही हो रहा है कवर्धा में। और भी कुछ मेले हैं, जैसे बम्हनी और कनेकेरा का मेला। बम्हनी और कनेकेरा दोनों महत्वपूर्ण स्थल, पर्यटन स्थल हैं और दोनों महासमुंद जिले में हैं। तो आपको दोनों याद रखना है। इसमें बम्हनी को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है श्वेत गंगा नाम की। हालांकि एक कुंड है छोटा सा, श्वेत गंगा कुंड नाम दिया गया है, गंगा के बराबर ही से दर्जा दिया जाता है। तो दोनों महासमुंद से, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं और मेले की बात करूं तो एक और मेला है जो आज बड़ी चर्चा में रहा, चौरेल संगम मेला। चौरेल संगम मेला ये गौरैया धाम मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक अलग कहानी है, लंबी चौड़ी सी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं वो कहानी नहीं सुना रहा, लेकिन मैं जो अपने न्यूज़ के साथ आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ उसमें आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो चौरेल संगम मेला या गौरैया धाम का जो मेला है ये तांदुला, मोहलाई और जुझार नदी के संगम पर होता है। तो आपको एक संगम और पता चल रहा है, तांदुला, मोहलाई और जुझार, और जगह है बालोद जिला। तो आप चाहें तो इस जगह के मेले का भी आनंद ले सकते हैं अगर आसपास रहते हैं तो। फिर हमारे पास अगली न्यूज़ पे आते हैं हम। अगली जो न्यूज़ है वो गोंडवाना कप के बारे में है। गोंडवाना कप छत्तीसगढ़ का एक टेनिस टूर्नामेंट है जो ऑल इंडिया लेवल का है। इस टूर्नामेंट में सिंगल्स और डबल्स के विजेता घोषित हुए हैं। फाइनली ये टूर्नामेंट ओवर हुआ। उसमें माधविन कामथ जो है गुजरात के रहने वाले, ये सिंगल्स वर्ग में जीते, जबकि परीक्षित सोमानी जो असम के हैं और पारस दाहिया जो हरियाणा के हैं, ये दोनों ने मिलकर के डबल्स वाला जो स्पर्धा था वो जीत लिया है। फिर हम बात करेंगे अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन की। अबुझमाड़ जैसे कि आप जानते हैं कि एक नक्सल कैंप के रूप में भी काफ़ी दिनों तक चर्चित रहा। वैसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मासिन राम भी कह सकते हैं। अबुझमाड़ वो जगह है जहां अबुझमाड़िया जनजाति का केंद्र है। यहाँ जिला नारायणपुर में एक मैराथन रेस का आयोजन किया गया, आज किया जा रहा है, और इसमें 11,797 धावक लगभग भाग ले रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। नारायणपुर में यह आयोजन, इसे याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले, डेट पूछ सकता है। आमनेर नदी पर चर्चा करेंगे। आमनेर नदी अचानक से चर्चा में आ गई है। वैसे छत्तीसगढ़ की ऐसी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन क्यों चर्चा में आई है ये बड़ा रोचक है। आमनेर नदी उन नदियों में से है जो मौसमी नदी कही जा सकती है, यानी जब वर्षा ऋतु रहती है तब तो पानी लबालब रहता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती जाती है पानी अपने आप गायब होने लगता है। आमनेर नदी लुप्त सी हो जाती है। सरस्वती की तरह नहीं कि कभी भी नजर ना आए, लेकिन हाँ, आमनेर नदी का क्षेत्र, एरिया जो है बहने का, वो बहुत कम होता चला गया। हुआ ये कि आमनेर नदी में एक, उसके तट पर हम एक गांव की अगर बात करें, खैरागढ़ के पास ही मड़ौदा करके एक गांव है, यहाँ एक बड़ी रोचक घटना हुई। यहाँ नदी का एक नया मुहाना, एक नया माउथ, हम माउथ भी नहीं कह सकते क्योंकि माउथ तो नदी के अंत को कहते हैं, एक नया, एक ऐसा स्रोत निकल आया है, ओरिजिन कह लीजिए, जहां से ये नदी फिर से फूट रही है। यानी जमीन पे आप सब जानते हैं कि भूगर्भिक जल होता है, और उसी में से यदि कभी जो हमारी स्थल भाग है उस पर अगर कोई क्रैक पड़ जाए, कोई दरार आ जाए, तो वो भूगर्भिक जल ऊपर आने लग जाता है। यहाँ ऐसा ही हुआ है। लोगों का मानना है कि आमनेर नदी खुद को पुनर्जीवित कर रही है और यहाँ आस्था का एक बहुत बड़ा मेला लग गया है। दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं कि नदी ने खुद को जीवन दे दिया फिर से एक बार। तो आमनेर नदी की पुनर्जीवन की यह कथा जो है अभी समाचार पत्रों में मौजूद है। आप भी याद रख लेंगे कि आमनेर नदी जो है वो खैरागढ़ क्षेत्र यानी जिला राजनांदगांव की बात हो रही है, उस जगह मौजूद है। वैसे आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये तीनों का संगम खैरागढ़ में होता है, थोड़ा नजर रखेंगे इस पर। तो बड़े ही रोचक समाचार है कि नदी अपने आप को पाताल तोड़ कुआं के रूप में फिर से जीवित कर रही है। अच्छा है। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर, बिलासा एयरपोर्ट। तो ऑफिशियल बिलासा बाई केवट, ये शब्द जुड़ गया है, केवट शब्द। आप पहले तो एक चीज और इसमें अपडेट याद रख लें कि बिलासा बाई केवट, तो केवट शब्द जोड़ने की मांग की गई थी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब पूरा नाम बिलासा बाई केवट हवाई अड्डा के रूप में ये जाना जाएगा। तो ये बिलासपुर में है, ये तो आपको पता ही है, नाम से तो पता चल ही गया होगा। लेकिन इस एयरपोर्ट से अब फाइनली उड़ान भरने को जो मंजूरी मिलने का दौर था वो खत्म हो गया। ट्रायल यहाँ किया गया जो कि पूरी तरह से सफल रहा, और एयर इंडिया की एक सहायक जो कंपनी है अलायंस एयर या एयर अलायंस, ये वो कंपनी है जिसने यहाँ उड़ान भरी। और इसका मतलब है कि 1 मार्च यानी कि मार्च की पहली तारीख से
अब यहाँ से आप 3 महत्वपूर्ण जगहों को उड़ान भर सकेंगे। आप यहाँ से जा सकेंगे जबलपुर यानी मध्य प्रदेश, आप यहाँ से जा सकेंगे दिल्ली यानी देश की राजधानी, और आप यहाँ से उड़ सकेंगे प्रयागराज यानी पुराना नाम इलाहाबाद। तो भाई बिलासपुर वालों को, आसपास के शहरों के लोगों को, जैसे हम रायगढ़ के लोग, बड़ी आसान सी चीज हो जाएगी कि हम बिलासपुर पहुंचे और वहां के हवाई अड्डे से उड़ान भरें। तो ये एक अच्छी पहल है। साथ ही साथ कुछ और विमानन कंपनी भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू की है। मैं आपको बताया था कि फ्लाई बिग नाम की एक कंपनी है जो कि सबसे पहले दावा की थी कि वो उड़ान भरेगी। हालांकि फ्लाई बिग को ये मौका नहीं मिल पाया, अलायंस एयर इस पर आगे निकल गई। लेकिन अभी एक और कंपनी है स्पाइस जेट, वो भी यहाँ पहुंची, यहाँ उन्होंने पाथ वगैरह देखा है, ट्रैक देखा है, और वो भी दावा कर रही हैं कि हमें भी यहाँ से मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा होता है तो बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए तो बहुत खुशखबरी हो जाएगी कि 3 विमानन कंपनी जो है वो उड़ान सेवाएं देंगे, और हो सकता है हम अलग अलग और शहरों को जोड़ सकें। कितनी बढ़िया बात होगी। तो फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर, इसी बात पर। ऑपरेशन संगम, नाम सुनने से कोई अंदाजा नहीं हो पाता है, लेकिन ऑपरेशन संगम एक्चुअल में नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा एक संयुक्त अभियान है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस का, जिसमें तेलंगाना पुलिस का भी साथ मिलता रहता है। तो संयुक्त अभियान है ये। आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर होता है तेलंगाना से, महाराष्ट्र से पश्चिम दिशा की तरफ, और उसी क्रम में यदि हम देखें तो नारायणपुर जिला, कांकेर जिला और महाराष्ट्र का ये गढ़चिरौली क्षेत्र, ये नक्सल पीड़ित रहा है, और यही ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी सफलता भी पुलिस को मिली है। इसलिए समाचार चर्चा में आया और ये अभियान चर्चा में आया, ऑपरेशन संगम। गढ़चिरौली पर थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे। गढ़चिरौली कुछ 2-3 साल पहले की बात है। एक बार बहुत चर्चा में इसलिए आ गया था क्योंकि गढ़चिरौली को कुछ किताबों ने शिवनाथ नदी का उद्गम मान लिया था। हालांकि आप और हम शिवनाथ नदी के उद्गम को पाना बरस की पहाड़ी पढ़ते आए हैं, अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव। लेकिन यहाँ एक कदम आगे अगर आप बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र की तरफ आपको मैप दिखेगा, गढ़चिरौली दिख जाएगा आपको, वहां गढ़चिरौली से उद्गम मान लिया गया था। ये विवाद में काफी दिन रहा। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी या फिर छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्जाम में पान बरस को ही लेता है, तो आप थोड़ा उस तरह के ही डाटा पर बिलीव करना। फिर हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण पहल जो कि जिला प्रशासन कर रहा है जशपुर का, पहाड़ी कोरवा बच्चों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग। पहाड़ी कोरवा एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, और ये जनजाति के बच्चों को क्या ही तीरंदाजी कोई सिखाएगा। ये कुछ इस तरह से है कि माँ के पेट से सीख करके आते हैं। तीरंदाजी में बहुत महारत हासिल होती है। जहाँ आमतौर पे आप और हम छोटे थे तो नॉर्मल टॉयज से खेलते थे या तीर धनुष से खेलते हैं, लेकिन इस प्रतिभा का अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज कर लिया जाए तो हमारे मेडल तो पक्के हो जाएंगे। ये बात अक्सर मैं भी बहुत सोचता था कि क्यों नहीं ऐसे तैराक जो कि गाँव में आसानी से तालाबों, झीलों, नदियों में तैर जाते हैं, उनको क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती। तो भाई ये ट्रेनिंग का प्रोसेस बहुत महंगा होता है, शायद इसलिए आज तक खेल प्रतिभाएं सही रूप से सामने नहीं आ पाई, और जो उसको अफोर्ड कर सकता है, जो उसमें खर्च कर सकता है, वो लोग पहुंचते हैं और शायद बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते जितना एक ग्रामीण व्यक्ति, एक जनजातीय व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो मौका अभी मिलने वाला है वो क्या है समझते हैं। 10 ऐसे पहाड़ी कोरवा बच्चों को सेलेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्चर यानी तीरंदाज से, जो कि कम से कम अर्जुन अवार्डी होना चाहिए, ऐसा एक मानक मान रहे हैं। 10 बच्चे तैयार होंगे और वो भविष्य में हमारे राज्य के लिए कोई ना कोई मेडल तो जरूर लेकर के आएंगे, हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आएंगे। इसकी ट्रेनिंग जो है वो रणजीता स्टेडियम में होगी। रणजीता स्टेडियम जशपुर में पड़ता है, तो अच्छी बात है। वैसे भी छत्तीसगढ़ आर्चरी में भाई एक देश, एक राज्य, एक खेल में हम तो नाम दर्ज कर ही चुके हैं। फिर हम बात करेंगे गहिरा मड़ई की। तो जब भी आप गहिरा शब्द सुने तो 2 चीजें याद आती हैं, एक तो गहिरा गुरु याद आते हैं, दूसरा आपको गहिरा समाज से याद रखना चाहिए। गहिरा शब्द जुड़ा हुआ है यादवों से, तो अहिर या यादव आमतौर पर ये शब्द उनके लिए सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जाते हैं। तो गहिरा मड़ई जो है यानी कि यादवों का मेला, ये मेला महादेव घाट रायपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां राउत नाचा तो होगा ही, जो कि एक पारंपरिक नृत्य है। तो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी अलग अलग जिलों से गहिरा मड़ई में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए यादव समाज के, इसलिए ये खबर जो है वो थोड़ी सी चर्चा बटोर ले गया। फिर अगला है कोदो कुटकी और रागी। ये 2 फसल कोदो कुटकी एक साथ काउंट कर लेते हैं, और रागी
ये मोटे अनाज होते हैं और इनको भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदने की ऑफिशियल मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक हुई थी परसों और उसमें ये मंजूरी साफ तौर पर सामने आई है। कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों को मैं ऑलरेडी पीडीएफ के रूप में शेयर कर चुका हूं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप इसे देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पार्वो वायरस की। तो देखिए, वायरस से तो पिछला साल भी पीड़ित रहा और इस साल भी कुछ ना कुछ अपने को सुनने मिल रहा है। पार्वो वायरस वैसे कोई नया वायरस नहीं है, एक पुराना वायरस है, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से ये चर्चा में आ गया। क्यों ऐसा हो रहा है ये तो शोधकर्ता ही बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि पार्वो वायरस है क्या, किनको प्रभावित कर रहा है। पार्वो वायरस कुत्तों या उस जैसी और प्रजातियां जो होती हैं उनको पीड़ित करने वाला एक वायरस है। आमतौर पर इसके लिए टीकाकरण होता है और जो लोग कुत्ता पालते हैं, पेट अपने घर में रखते हैं, वो तो इसका टीकाकरण करा लेते हैं। लेकिन आवारा कुत्ते जो सड़कों पर या स्ट्रीट डॉग जिसे हम कहते हैं, उनको ये लाभ नहीं मिल पाता। ये टीकाकरण तो उनका कौन ही कराएगा। तो इस कारण से ये इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको पार्वो वायरस कहते हैं। इस वायरस के कारण होता यह है कि कुत्ते जो हैं वो उल्टियां करने लग जाते हैं। कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, वो उनके शरीर में नहीं रह पाता है, वो उल्टियां करते हैं। अब जाहिर सी बात है, पोषण नहीं मिलेगा तो थोड़े दिन में उनकी मौत भी हो जाती है। कोरबा और बिलासपुर में इसकी घटनाएं अभी तेजी से बढ़ी हैं, इसलिए आसपास के और जो जिले हैं उनमें भी अलर्ट की स्थिति है। और अब इसमें शासन प्रशासन पता नहीं कितनी भूमिका निभाएगा, लेकिन आप यदि जिम्मेदार हैं, आप यदि पशु प्रेमी हैं, तो थोड़ी नजर रख सकते हैं। खैर, मैं थोड़ी और चीजें बताता हूँ। पार्वो वायरस में आमतौर पर होता यह है कि आंतों का सूजन कह सकते हैं आप इसे, आंतों का संक्रमण या आंतों का सूजन, जहां पर जो आंत होती है उस पे सूजन आते आते मल द्वार तक ये सूजन निकल आती है। और इस कारण कुत्ते ना तो किसी भी प्रकार के चीजों का सेवन कर पाते हैं, ना ही वो कुछ पी पाते हैं। तो ये समस्या जो है वो बढ़ते जा रही है उनमें। और गैस्ट्रो इंस्टाइटिस, ये इसका एक और नाम है। सरल शब्द में आंत का सूजन, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। वैसे ये रोग सिर्फ छत्तीसगढ़ को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि इस रोग से हमारा पड़ोसी मध्य प्रदेश, हमारा एक और पड़ोसी महाराष्ट्र बहुत पीड़ित है। अभी नजर रखिए आप भी। इसके कुछ दिन पहले एक और बीमारी पर चर्चा आई थी, ग्लैंडर रोग। तो आप बोनस इसको भी याद रख लें, ग्लैंडर रोग घोड़ों में फैलने वाला एक वायरस है, जिससे घोड़ों की मौत हो जाती है। आप घोड़ों का स्वाइन फ्लू समझ सकते हैं इसको, श्वसन संबंधी रोग। तो चर्चा में रहेगा, ये भी देखेंगे। दुर्ग में बहुत सारे घोड़े हैं तो परेशान हो रहे थे वहां। फिर बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अक्सर शोध करती है कि जनजाति की उत्पत्ति कैसी हुई, इनका रहन सहन कैसा है, बिहेवियर कैसा होता है, क्या चीजें यूज करती हैं इसके ऊपर। और इसके 2 शोध केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले हैं। एक सूरजपुर में स्थापित होगा और एक मैनपाट में। तो छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात है कि 2 शोध केंद्र हमारे यहाँ बनेंगे, एक सूरजपुर, एक मैनपाट यानी सरगुजा में, याद रखेंगे। फिर बात करेंगे नोहरलाल चंद्राकर जी की। नोहरलाल चंद्राकर जी एक कृषक हैं, किसान हैं हमारे अपने छत्तीसगढ़ के। 35 भारतीय किसानों का चयन किया गया नवाचारी कृषि करने के लिए, यानी कि कोई नए तरीके से खेती करने के लिए। और उनमें से एक हमारे नोहरलाल चंद्राकर जी भी हैं। उन 35 में से एक हैं। हम 35 का नाम याद नहीं कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ के व्यक्ति का नाम याद करेंगे। तो नोहरलाल चंद्राकर जी को नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई इनको। और इसके साथ आज का समाचार होता है समाप्त। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही फरवरी का आखिरी न्यूज़ अपलोड होगा मार्च में, हम पूरे फरवरी का एक साथ आपका टेस्ट लेंगे। और ये टेस्ट जैसा कि मैंने जनवरी में भी लिया था, फरवरी में भी लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब शामिल होंगे। वैसे सुनते हैं और कुछ लोग शामिल नहीं होते, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप शामिल हो। जितने सवाल आपसे बन सके बनाइएगा, कम से कम आपको सवाल तो जानने का मौका मिलेगा। और ऑनलाइन होगा ये टेस्ट, पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई शुल्क इस पर नहीं लगता है। टाइमर लगा होता है ताकि आप एक बाध्यता के साथ उसको बनाएं और तुरंत आपको उत्तर भी मिल जाते हैं, रिजल्ट भी आपको मिल जाता है कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो ये कोशिश जरूर करिए। और हाँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अब हम ऑफलाइन मोड पर भी आ गए हैं। यदि आप रायगढ़ में या रायगढ़ के आसपास रहते हैं तो हमारी नई बैचेस जो सुबह 8 से 10 है, शाम 5 से 7 है, शुरू हो गई हैं। और हम चाह रहे हैं कि आप अगर आ सके, उसमें जुड़ सकें, तो भाई हम एक अच्छा कोशिश करेंगे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का, साथ बने रहें।